नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा था, जहां पर हम बात कर रहे थे टेस्ट नंबर 4 की। टेस्ट नंबर 4 के आज हमारे डे 1 का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था पिछले 25 प्रश्नों को। तो आइए अब इसके आगे से देखेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 को भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, सूचकांक के अनुसार तमिलनाडु भारत में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य है। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर बताना है। कूट है ए, केवल एक सही है, बी, केवल दो सही है, सी, एक और दो दोनों सही हैं, या डी, न तो एक और न ही दो सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, दो के दोनों कथन ही गलत हैं। देखिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 को, या फिर सबसे पहले जानिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को, ठीक है। तो इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। पूरा नाम है इसका पब्लिक अफेयर्स सेंटर, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है, न कि भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। और यह जो पब्लिक अफेयर्स सेंटर है, यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गैर लाभकारी संस्था है। और इस वर्ष इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को जो जारी किया गया, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी उसी पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, और उस समिति की अध्यक्षता की थी इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी ने, ठीक है। अब आइए अब बात करते हैं इस इंडेक्स की। देखिए, इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का काम क्या है, तो इसके द्वारा जो है राज्यों में शासन का विश्लेषण किया जाता है कि उन राज्यों का शासन किस प्रकार कार्य करता है। और इसका निर्धारण करने के लिए 3 मानक बनाए गए या 3 आधार बनाए गए हैं। पहला तो है विकास, यानी कि डेवलपमेंट को लेकर के शासन किस प्रकार से काम कर रहा है। दूसरा है समता, और तीसरा है संवहनीयता। ये 3 आधार हैं, और इन्हीं 3 आधारों पर इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें राज्यों के जो क्रम दिया गया वह 3 प्रकार से राज्यों को बांटा गया। एक तो बड़े राज्य, और दूसरा छोटे राज्य, और तीसरे थे केंद्र शासित प्रदेश। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले बड़े राज्यों की। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे उच्चतम स्थान मिला केरल को, और केरल के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु था, और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश था। बात करें अगर बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नतम स्थान पाने वाले राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश को सबसे निम्नतम स्थान मिला था। इसके बाद यह स्थान मिला था उड़ीसा को, और फिर तीसरे नंबर पर था बिहार। चलिए, अब बात करते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के छोटे राज्यों की श्रेणी की। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को सर्वोच्च स्थान मिला था। इसके बाद मेघालय को दूसरा स्थान मिला था, और मेघालय के बाद हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान मिला था। अगर निम्नतम श्रेणी के राज्यों की बात करें, छोटे राज्यों की बात करें, तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में निम्नतम छोटे राज्यों की श्रेणी में निम्नतम स्थान पाने वाले राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर था मणिपुर, इसके बाद दिल्ली, और फिर स्थान आता है यूके का, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड का, ठीक है। और फिर आगे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो देखिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर रहा चंडीगढ़, उसके बाद स्थान रहा पुडुचेरी का, और तीसरे नंबर पर स्थान रहा लक्षद्वीप का। बात करें अगर निम्नतम श्रेणी के राज्य, निम्नतम रैंकिंग पाने वाले राज्यों की, तो निम्नतम रैंकिंग पाने वाले राज्यों में दादरा नागर हवेली सबसे पहले था। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार का स्थान आता है, और फिर स्थान आता है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। ए अमोघ 1, बी रुद्रम, सी K100, या फिर डी धनुष। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रम या फिर रुद्रम प्रथम, ठीक है। रुद्रम या फिर रुद्रम एक भारत की पहली स्वदेशी विकसित की गई एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या मतलब है, देखिए, एंटी रेडिएशन मिसाइलों को जो है दुश्मन देश के राडार, संचार यानी कि कम्युनिकेशन प्रणाली, या फिर कम्युनिकेशन जो एसेट्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, और साथ ही साथ अन्य जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली
चीज़ें होती हैं या स्रोत होते हैं उनका पता लगाने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए और साथ ही साथ उनको बेअसर या फिर नष्ट करने के लिए किसी भी देश की वायु रक्षा प्रणाली में शामिल किया जा रहा है आजकल। ठीक है, किसको? तो एंटी रेडिएशन मिसाइलों को। इनका काम क्या है? तो दुश्मन देश के राडार, संचार परिसंपत्तियाँ और अन्य रेडियो आवृत्ति वाले स्रोतों का पता लगाना और उनको बेअसर करना। ठीक है, अब बात करते हैं अपने रुद्रम की। तो देखिए, यह रुद्रम हमारा है, यानी कि स्वदेशी है। इसका विकास किया गया DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, और यह जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि एयर टू सरफेस। ठीक है, सतह से कह रहा हूँ मैं, हवा से सतह में ना, एयर टू सरफेस बोल भी रहा हूँ। DRDO द्वारा विकसित किया गया है और एयर टू सरफेस यानी कि हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। इसका अभी सफल परीक्षण किया गया सुखोई मैक 30 से। ठीक है, सुखोई मैक 30 से रुद्रम प्रथम का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, सुखोई 30 MKI है, यही है ना 30। चलें बात करें अब अगले प्रश्न की। एक चीज़ और है रुद्रम के बारे में, एक बार इसने अगर टारगेट लॉक कर लिया तो उस टारगेट यानी कि उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को क्या कहते हैं, उस रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले स्रोत को अगर बंद भी कर दिया जाए तो भी यह जा कर के सीधे सीधे टारगेट पर हमला कर देगा। मतलब बंद करिए चाहे चालू करिए, एक बार इसको बस पता चल गया कि वहाँ पर है ये चीज़, उसके बाद ये छोड़ेगा नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं पैसिव होमिंग हेड। उसके बारे में उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की, और थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि भाई लाइक करने के लिए नहीं बोला जा रहा, तब भी आप लोग लाइक नहीं करते यार। अरे थोड़ा सा कर दिया करिए, मैं भी फ्लो में भूल जाता हूँ, लग रहा है आप लोग भी फ्लो में भूल जाते हैं। ठीक है, लाइक करते चलिए, और हाँ, पेड ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा हमारी मदद हो जाएगी। और साथ ही साथ हमारी मदद इस प्रकार से होगी, देखिए हमको फाइनेंशियली सपोर्ट ऐसा नहीं, इस वजह से नहीं चाहिए कि वह हमको रखना है, आपके लिए और अधिक अपग्रेड करना है। ठीक है, उसमें आप सुधार ज़रूर देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह महान हिमालय में अवस्थित है। दूसरा, इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। तीसरा, इंदिरा कोल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल और केवल तीसरा कथन सही है। इंदिरा कोल के उत्तर में स्थित ट्रांस काराकोरम भूभाग जो भूमि है और वह ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है, वो उस पर चीन का नियंत्रण है। ठीक है, या फिर सीधे सीधे आप ये भी बोल सकते हैं इंदिरा कोल के उत्तर में स्थित भूमि पर जो है चीन का नियंत्रण है। फिलहाल यह जो इंदिरा कोल है यह महान हिमालय में नहीं स्थित है। इंदिरा कोल जो है वह ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, ट्रांस हिमालय पहले पड़ता है कि पहले महान हिमालय पड़ता है, जरा ये बताइए। तो इंदिरा कोल जो है वह ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के उत्तर में स्थित ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। पहले ट्रांस फिर महान हिमालय। ठीक है, ये वाला ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है इंदिरा कोल। ठीक है, और इंदिरा कोल के दक्षिणी हिस्से में, इंदिरा कोल मान लीजिए ये इंदिरा कोल है, आई लिख दूँ यहाँ पर, तो इसके दक्षिण का हिस्सा हमारे कब्जे में यानी कि भारत के कब्जे में स्थित है, और इसके उत्तर का हिस्सा चीन के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान द्वारा चीन को 1963 के सीमा समझौते के अंतर्गत दे दिया गया था। ठीक है, हालांकि हमारा दावा इस क्षेत्र पर भी है। बात करें इसका नाम की, तो इसका नाम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया था, यह लक्ष्मी जी के अन्य नामों में से एक नाम पर रखा गया है। लक्ष्मी जी के नाम की पर्यायवाची इंदिरा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए सिंगूर बांध तेलंगाना, बी कडाड़ा बांध गुजरात, सी माता टीला बांध उत्तर प्रदेश, या फिर डी कोयल कारो परियोजना बिहार। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कोयल कारो परियोजना बिहार की नहीं है। देखिए, कोयल कारो परियोजना दो अलग अलग हैं, इनको संयुक्त रूप से बोला जाता है। यह झारखंड की परियोजनाएं हैं। ठीक है,
कोयल कारो परियोजना झारखंड की परियोजना है, जिसमें एक यानी कि यह कोयल परियोजना जो है यह कोयल नदी पर बनाई जा रही है और कारो परियोजना जो है यह कारो नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, बात करें अन्य सभी बांधों के बारे में तो देखिए सिंगूर बांध जो कि तेलंगाना राज्य में है, यह एक सिंचाई परियोजना, पनबिजली परियोजना और पेयजल परियोजना तीनों है और यह मंजीरा नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, सिंगूर बांध किस प्रकार की परियोजना है, इस बांध के माध्यम से क्या क्या हासिल किया जाएगा, तो सिंचाई के लिए जल और बिजली भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ पीने के लिए पानी का निर्माण इस बांध के माध्यम से किया जाएगा। यह बांध सिंगूर बांध जो है तेलंगाना में मंजीरा नदी पर बनाया जा रहा है। मंजीरा नदी जो है यह गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, मंजीरा नदी गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी है। बात करते हैं अगले कडाड़ा बांध की, तो देखिए कडाड़ा बांध जो है यह गुजरात में माही नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, माही नदी पर बनाया जा रहा है और मिट्टी का बना हुआ पक्का बांध है। ठीक है, मृदा का बना हुआ पक्का बांध है यह कडाड़ा बांध, पक्का मिट्टी का बना हुआ एक पक्का बांध है यह कडाड़ा बांध, जो कि गुजरात राज्य में माही नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं माता टीला बांध की, तो माता टीला बांध जो है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की या फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की जो है संयुक्त परियोजना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है माता टीला बांध और यह बनाया जा रहा है बेतवा नदी पर। ठीक, और यह बांध जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बनाया जा रहा है, ललितपुर जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि कोशिका की खोज की गई थी ए कैमिलो गोल्गी द्वारा, बी रॉबर्ट हुक द्वारा, सी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा या फिर डी स्लाइडेन और स्वान द्वारा। चलिए इसका सीधे सीधे वन लाइन का आंसर है कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ए अग्नाशय, बी यकृत, सी पित्ताशय या डी तिल्ली। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत या फिर लीवर। ठीक है, यकृत का और यकृत का क्या काम है, तो देखिए यकृत में जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, ग्लाइकोजोनन का सिंथेसिस होता है, पित्त श्रवण होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है और साथ ही साथ आरबीसी भी यकृत में ही टूटते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और भी कई काम है यकृत के। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए पहले, गिनी गुणांक या फिर गिनी सूचकांक। ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट या फिर गिनी इंडेक्स, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जनसंख्या में आय प्रतिशत में आय के वितरण की माप है। दूसरा, एक उच्चतर गिनी सूचकांक अधिक समानता इंगित करता है, वहीं कम इसका विपरीत है। और तीसरा, यह कुजेनेत्स वक्र में दर्शाया गया है या फिर कुजेनेत्स कर्व में दर्शाया गया है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल और केवल पहला कथन सही है। गिनी सूचकांक या फिर गिनी इंडेक्स या गिनी कोफिशिएंट के माध्यम से जो है आय प्रतिशत में, जनसंख्या में आय प्रतिशत में आय के वितरण की माप की जाती है। ठीक है, और यह दर्शाया जाता है लॉरेंज वक्र के माध्यम से। किसके माध्यम से, लॉरेंज वक्र के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। वास्तव में अगर आपको बताऊं तो लॉरेंज वक्र का जो गणितीय रूप है उसी को बोला जाता है गिनी सूचकांक या फिर गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, गणितीय रूप। ठीक है, लॉरेंज वक्र किसकी माप करता है, तो सापेक्षिक गरीबी की माप करता है लॉरेंज वक्र। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये हो गया आपका, बताइए कौन सा एक्सिस, ये हो गया कौन सा एक्सिस, ये एक 45 डिग्री की रेखा होती है और लॉरेंज वक्र आपका गुजरता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक तरफ होती है आय और एक तरफ होती है पॉपुलेशन की, एक इधर होती है आय। ठीक है, लॉरेंज वक्र में
ये वाला जो है वह इनकम का है और ये वाला जो होता है यह पॉपुलेशन का होता है। ठीक है, पी लिख दे रहा हूँ, जनसंख्या का होता है। तो इसी प्रकार का लॉरेंज वक्र होता है और इसी के माध्यम से जो है जनसंख्या में आय प्रतिशत और पूरे देश में आय के वितरण की माप की जाती है। ठीक है, बात करें, देखिए इसके बारे में डिटेल से कभी आराम से बात होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए गिनी सूचकांक किस प्रकार से चीज़ों को इंगित करता है। तो देखिए गिनी सूचकांक 0 से 1 के बीच में होता है, जिसमें 0 जो है वह समानता के बारे में बताता है। अगर कोई किसी भी देश का गिनी सूचकांक 0 है तो वहाँ की आय में समानता होती है। थोड़ा सा फिर से मैं वक्र बना दे रहा हूँ, ग्राफ बना दे रहा हूँ, वक्र कह रहा हूँ मैं, लॉरेंज वक्र बनाता हूँ। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि यह 45 डिग्री की एक लाइन है, ठीक है, ये 45 डिग्री है ना, तो अगर ये रेखा बन रही है, ठीक है, तो ये होगा 0। यहाँ पर अगर इतनी पॉपुलेशन है, ये वाला पॉपुलेशन था हमारा और ये वाला इनकम था। यहाँ पर अगर ये रेखा, ये इस पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इस पॉपुलेशन को जनसंख्या आय का कितना हिस्सा मिल रहा है, तो इस पॉपुलेशन को आय का, यहाँ पर इस पॉपुलेशन को आय का इतना हिस्सा मिल रहा है। यह पॉपुलेशन कितनी है, तो इतनी है। ठीक है, 20% लोगों को 20% मिल रहा है। इसके अलावा ऐसे ही आगे 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 ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। ठीक है, फिलहाल पूरा डिटेल में मत समझिए, इतना जानिए कि 0 से लेकर के 1 के बीच में गिनी सूचकांक को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें 0 का अर्थ होता है कि आय में समानता है देश के, और 1 का अर्थ होता है देश में आय में अत्यधिक असमानता या किसी एक ही व्यक्ति के पास उस देश की संपूर्ण राशि रखी हुई है। ठीक है, उस देश की संपूर्ण संपत्ति किसी एक ही व्यक्ति के पास है, अगर यह गिनी सूचकांक 1 पे पहुंचता है तो। ठीक है, तो जितना 0 से ऊपर की तरफ जाएगा उतनी असमानता होती जाएगी। और जबकि यहाँ पर क्या लिखा है कि उच्चतर गिनी सूचकांक अधिक समानता इंगित करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता निम्नलिखित में से किस योजना की प्रमुख विशेषता है? ए, पीएम किसान, बी, कृषि सम्मान योजना, सी, परंपरागत कृषि योजना, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए पीएम किसान के तहत जो है 2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपये की डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से मदद की जाती है, और यह 3 किस्तों में दी जाती है। 2-2 हज़ार रुपये की एक किस्त होती है। ठीक है, इस पीएम किसान योजना को 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नोट छापकर घाटे के बजट के वित्त पोषण की प्रक्रिया कहलाती है? ए, राजस्व घाटा, बी, अर्थोपाय अग्रिम घाटा, वेज एंड मीन्स एडवांस, सी, मौद्रिकृत घाटा मोनेटाइज डेफिसिट, या फिर डी, सरकारी उधारी। नोट छापकर पूछ रहा है। ठीक है, बजट के वित्त पोषण की प्रक्रिया जब की जाती तो उसको कौन सा घाटा बोलते हैं? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है मोनेटाइज डेफिसिट या फिर मौद्रिकृत घाटा। यदि नोट छापकर बजट के घाटे के वित्त पोषण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो उसको बोला जाता है मौद्रिकृत घाटा या फिर मोनेटाइज डेफिसिट। इसके माध्यम से मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति क्या होती है? तो रुपए की जो है वैल्यू घट जाती है और सामानों की वैल्यू वस्तुओं की वैल्यू जो है, सामान नहीं बोलते इकोनॉमिक्स में, वस्तुओं और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है अधिक हो जाती है और रुपए का मूल्य जो है वह कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम? क्योंकि सरकार ने नोट छाप लिए हैं और नोट जो है वह मार्केट में अधिक हो गए। तो इस स्थिति से बचने के लिए सरकार क्या करती है? बाजार उधारी का सहारा लेती है, बाजार से उधारी लेती है ताकि वह घाटे के बजट का वित्त पोषण कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा या फिर क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा को वन अधिकार अधिनियम 2006 में शामिल किया गया है। दूसरा, भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास अधिकार प्रदान किए गए हैं।
तीसरा, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आधिकारिक तौर पर भारत के किसी भी हिस्से में आदिम और सुभेद्य जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, डी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला और दूसरा कथन सही है। क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत या फिर वन अधिकार अधिनियम 2006 में शामिल किया गया या इसी के तहत इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास को जो है वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत परिभाषित किया जाता है और भारत में पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से पर्यावास या फिर हैबिटेट का अधिकार पाने वाली जो जनजातियां थी वे थी मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति। और कौन सी जातियां जो है वह इस प्रकार के क्षेत्रों में उनको पर्यावास का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका निर्धारण जो है वह केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय करता है। ठीक है, केंद्रीय बाकायदा एक मंत्रालय बना हुआ जनजातीय केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि भारत के किसी भी हिस्से में आदिम और सुभेद्य जनजाति समूहों के लिए पर्यावास संबंधी अधिकार कैसे होंगे। ठीक है, या फिर उसके द्वारा ऐसी घोषणा की जाती है। थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, यह आपका आज का होमवर्क है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को परिभाषित कीजिए या फिर संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास किसे बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि किगाली समझौता संबंधित है ए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, बी ओजोन क्षयकारी पदार्थों से, सी खतरनाक पदार्थों से या फिर डी स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों या फिर पीओपी से। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए किगाली समझौता, जो कि वर्ष 2016 में किया गया था। ठीक है, कब? तो 2016 में रवांडा के किगाली में यह समझौता किया गया था, इसलिए इसे किगाली समझौता बोला जाता है। ठीक है, तो यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी भी है, यह भी जान लीजिए। लीगली बाउंडेशन भी है इसमें। ठीक है, कानूनी रूप से बाध्यकारी भी है यह समझौता, किगाली समझौता। ठीक है, और किस लिए किया गया था? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में कमी करने के लिए कि 2100 के अंत तक, यानी इस सदी के अंत तक जो है हाइड्रोकार्बन का HFC का उत्सर्जन जो है वह कम कर दिया जाएगा। और कम किस प्रकार से किया जाएगा? तो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2045 तक HFC के उत्सर्जन में 85% की कमी कर दी जाएगी। HFC क्या है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन। ठीक है, इसके यौगिकों से निर्माण होता है HFC का। ठीक है, तो चलें अगले प्रश्न पर। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी है और यह किगाली समझौता लागू है 1 जनवरी 2019 से। हुआ कब था? तो 2016 में यह समझौता हुआ था। लागू कब से हुआ? तो 1 जनवरी 2019 से यह समझौता जो है वह लागू हुआ था। ठीक है, किसके अंतर्गत यह समझौता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत यह समझौता है। थोड़ा सा अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताऊं, हालांकि अभी प्रश्नों में आएगा ही वह, 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता साइन हुआ था। ठीक है, 1989 1989, और इस समझौते के तहत जो है ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन की खपत को कम करना निर्धारित किया गया था, या यूं कहें कि ओजोन परत की रक्षा के लिए इस समझौते को हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, देखिए, किगाली समझौते में 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस तक, ग्लोबल वार्मिंग को जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में सहायता हमको मिलेगी। ठीक है, लक्ष्य क्या है? तो 2045 तक जो है 85% कमी की जाएगी HFC में। देखिए, HFC का प्रयोग जो है CFC के विकल्प के रूप में लाया गया था। यह CFC से जो है कम खतरनाक है, लेकिन अन्य सभी ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि मीथेन वगैरह हो गए, इन सब से जो है कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। इस कारण इसमें भी, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में भी कटौती के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से किसके तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? ए. क्रिप्स मिशन 1942, बी. कैबिनेट मिशन 1946, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी. इनमें से कोई नहीं। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब रखा गया था? तो यह रखा गया था वर्ष 1934 में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और परिवर्तनवादी लोकतंत्र के समर्थक M.N. राय के द्वारा। ठीक है, M.N. राय के द्वारा जो है सबसे पहली बार वर्ष 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी, या यूँ कही कि कम्युनिस्ट आंदोलन में सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी वर्ष 1934 में M.N. राय के द्वारा। बाद में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था वर्ष 1935 में। मतलब स्वीकार करने का मतलब यह था कि कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की वर्ष 1935 में, और आगे चल करके वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि हमारा जो संविधान सभा का गठन होगा उस पर किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, और साथ ही साथ संविधान सभा के सभी सदस्यों को जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंततोगत्वा कैबिनेट मिशन 1946 के माध्यम से भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्मित निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? ए. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बी. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सी. लोकसभा के मनोनीत सदस्य, या डी. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। चल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के या फिर राज्य विधानसभाओं के किसी भी प्रकार के कोई सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों ही भाग लेते हैं, और साथ ही साथ राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. अरविंदो घोष, सी. कृष्ण कुमार मित्र, या डी. रास बिहारी बोस। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, के मित्र या फिर कृष्ण कुमार मित्र द्वारा जो है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार, अधिकारियों एवं संगठनों के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। ठीक है, ये एक स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार भी थे, और साथ ही साथ ब्रह्म समाज के नेता भी थे। ठीक है, ब्रह्म समाज के नेता भी थे कृष्ण कुमार मित्र। इनके द्वारा जो है वर्ष 1905 में एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका, किस प्रकार की? तो बंगाली साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन और संपादन किया गया था, जिसका नाम है संजीवनी। नाम याद रखिएगा, संजीवनी पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया गया था के मित्र के द्वारा वर्ष 1905 में, और इन्होंने ही सबसे पहले जो है बंग भंग विरोध के आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं, विदेशी अधिकारियों और विदेशी संगठनों के बहिष्कार का भी आह्वान किया था, और यह ब्रह्म समाज के भी सदस्य या नेता थे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया था? ए. उपाली, बी. महाकश्यप, या फिर सी. आनंद, अथवा डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध, देखिए, बुद्ध ने किसी को भी अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ का नेतृत्व नहीं प्रदान किया था। उन्होंने कहा था कि आप अपने अनुयायियों को उन्होंने कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने व्यक्तिगत प्रयासों पर आप लोग ध्यान केंद्रित कीजिए। बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वे उन्होंने जीवन पर्यंत मौखिक रूप से ही दी थी। ठीक है, किसी भी प्रकार का गीत ज्ञान या फिर वेद या उपवेद कुछ भी नहीं लिखा था। इनकी मृत्यु के उपरांत जो है 4 बौद्धिक संहितियाँ या फिर 4 बौद्धिक समितियों का आयोजन हुआ था। उन्हीं में क्रमशः पहले में तो विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखे गए थे, जिसमें विनय पिटक उपाली ने और सुत्त पिटक जो है आनंद ने लिखा था, और तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक लिखा गया था। ठीक है, तो फिलहाल वहाँ पर बात करेंगे आगे जब प्रश्न आएंगे इनके बारे में, और अगर पीछे भी हमने इनके बारे में बात की है।
तो दो सूचियां हैं, एक तरफ सूफी संत हैं और एक तरफ उनसे संबंधित सिलसिले हैं। आपको इनको सुमेलित करना है। पहला है ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कादरी, बी दारा शिकोह चिश्ती, सी शेख शहाबुद्दीन नक्शबंदी या फिर डी शेख अहमद सरहिंदी सुहरावर्दी। ऑप्शन है आपके पास ए 1 2 4 3, बी 2 1 3 4, सी 4 1 2 3 या डी 2 1 4 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यह चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। दारा शिकोह कादरी सिलसिला से संबंधित थे। शेख शहाबुद्दीन चिश्ती जो है यह सुहरावर्दी सिलसिला से संबंधित थे। और सबसे अंत में शेख अहमद सरहिंदी जो है वे नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित थे। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वे चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। दारा शिकोह कादरी सिलसिला से संबंधित था और शेख अहमद सरहिंदी जो है ये नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित थे। और सबसे अंत में शेख शहाबुद्दीन जो है वह सुहरावर्दी सिलसिला से संबंधित थे। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? पहला टॉलस्टॉय, दूसरा रस्किन और तीसरा थोरो। कोड का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 या डी 1 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी देखिए सभी प्रकार के लेखकों को पढ़ते थे और उनसे कुछ न कुछ प्रभावित भी होते थे। ठीक है, तो ऐसा कहीं प्रश्न आए तो आप जरूर उसमें कोशिश कीजिएगा कि एक बार ध्यान दीजिएगा, या फिर ज़्यादातर इसका आंसर ऑप्शन डी ही होता है। फिलहाल जो भी धर्मनिरपेक्ष लेखक थे उनके बारे में। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा वो धर्मनिरपेक्ष थे या नहीं थे? इसको आप पढ़ेंगे तब। तो इससे बेहतर है आप ये याद कर लीजिए कि टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो इन सभी से गांधी जी प्रभावित थे, जिसमें सविनय अयोग्या के आंदोलन का स्रोत उन्होंने लिया था। बताइए किससे? हेनरी डेविड थोरो से। ठीक है, हेनरी डेविड थोरो के एक निबंध से गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा और परिणाम स्वरूप उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सविनय अयोग्या पर जोर दिया था। ठीक है, सविनय अयोग्या आंदोलन किया था। वहीं टॉलस्टॉय के उद्धरण ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर ही है, इससे गांधी जी प्रेरित हुए और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, उनका कहना था कि अब हर व्यक्ति में जब ईश्वर है तो मैं ईश्वर पे हाथ कैसे उठा दूं, तो इसलिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। और सबसे अंत में रस्किन की बात करें तो रस्किन से उन्होंने शारीरिक श्रम का सम्मान करना सीखा था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि लुहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए गंगा, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र या डी कृष्णा। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई जा रही है और यह बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड मेंटेन के आधार पर बनाई जा रही है। ठीक है, किसके? और जो यह योजना है यह जल विद्युत सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के भारत सरकार के द्वारा बनाई जा रही है और साथ ही साथ राज्य सरकार का भी इसमें सहयोग है। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार बना करके दे देगी, राज्य सरकार उसको मेंटेन और ऑपरेट करेगी। कौन सी जल विद्युत परियोजना? तो लुहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ बनाई जा रही है? तो यह बनाई जा रही है सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। दूसरा, यह संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 20वां शिखर सम्मेलन था। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही आंसर देना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 न ही 2। तो फिलहाल टाइम ज़्यादा हो रहा है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए ही है। हम 50 प्रश्नों तक नहीं पहुंच पाए हैं, अगली बार थोड़ा सा और तेज़ी से चलने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।